हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी लैम्प। आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम देखते हैं जो कि आपके यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्जिनल और रीजनल सी इज नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। इनमें से कौन सा मार्जिनल या रीजनल सी है जो कि इंडियन ओशन, हिंद महासागर का हिस्सा नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। तो सबसे पहले तो हम ये जान ले कि मार्जिनल सी होता क्या है। तो मार्जिनल सी उसे कहते हैं जिसमें कि जो सी होता है वो किसी कंटिनेंट का बॉर्डरिंग होता है, यानी कि कोई भी महादेश के आसपास में जो भी सी होता है उसको हम मार्जिनल सी कहते हैं। जो भी आसपास में होता है, जैसे कि हमारे ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, इसमें सीज है जो इंडिया के ईस्ट, वेस्ट और साउथ साइड में जो सी है तो वो हमारे किसी भी लैंड के हिस्से से मिलता हुआ है और इसीलिए उसे मार्जिनल सी कहते हैं। तो मार्जिनल सी जो होता है वो ओपन ओशन में नहीं होता है, थोड़ा उससे आइसोलेटेड रहता है, ओपन ओशन से थोड़ा अलग रहता है। तो आपके ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा हिंद महासागर में मार्जिनल सी नहीं है। ऑप्शंस है लक्षद्वीप सी, सोमाली सी, तस्मान सी या अरेबियन सी। तो चूंकि ये नहीं कह रहा है इसलिए इसका आंसर तस्मान सी होगा। तस्मान सी जो है वो हिस्सा नहीं है इंडियन ओशन का, हिंद महासागर का। बाकी तीनों जो है वो इंडियन ओशन का हिस्सा है। ये जो लक्षद्वीप सी है ये यहाँ पर लक्षद्वीप सी है। इस मैप में अगर हम देखें तो लक्षद्वीप सी यहाँ पर है जो कि इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के पास में है। मालदीव आइलैंड के पास, श्रीलंका और इंडिया, इन तीनों के बीच में लक्षद्वीप सी यहाँ पर है। सोमाली सी की अगर हम बात करें तो सोमाली बेसिन, सोमाली सी यहाँ पर है, सोमाली सी, और लक्षद्वीप सी यहाँ पर है। अरेबियन सी की अगर हम बात करें तो अरेबियन सी यहाँ पर है, ये अरेबियन सी है यहाँ पर, अरेबियन सी। और अगर तस्मान सी की बात करें तो तस्मान सी जो है वो इस हिस्से में है। तस्मान सी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में तस्मान सी आता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो है वो तस्मान सी आता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में। तो ये साउथ पैसिफिक में आ जाएगा, ये साउथ पैसिफिक सी का पार्ट हो जाएगा। तो हम इससे समझ सकते हैं कि यहाँ पर साउथ पैसिफिक सी, इधर जाकर के साउथ पैसिफिक सी है तो इधर में साउथ पैसिफिक सी का ये पार्ट हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड IAS हैकाथन। IAS हैकाथन, IAS का मतलब क्या है? तो IAS का मतलब है इंडिया, आई से इंडिया, ए से ऑस्ट्रेलिया, सर्कुलर, सी से सर्कुलर और ई से इकोनॉमी। IAS का मतलब है इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी। तो इसके द्वारा एक हैकाथन, एक प्रतियोगिता आयोजन किया गया था। 11 फरवरी 2021 को यह प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। तो यह किस विभाग ने करवाया था? ऑप्शन है आपके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब है नीति आयोग। नीति आयोग ने इसको करवाया था। ये एम के तहत आता है, अटल इनोवेशन मिशन के तहत आता है, एम के तहत, और नीति आयोग, इन दोनों ने मिलकर के ये करवाया था। साथ ही यहाँ पर सिसरो भी था। ये सिसरो क्या है? कॉमनवेल्थ CSIRO, कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये इसरो नहीं है, ISRO नहीं है, CSIRO है, कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन, ये CSIRO है। तो CSIRO के द्वारा, ये CSIRO का सिंबल है, ये एम का सिंबल है और ये नीति आयोग का सिंबल है। तो नीति आयोग, एम और CSIRO तीनों ने मिलकर के ये IAS हैकाथन करवाया है। ये IAS हैकाथन का लक्ष्य क्या होता है? तो ये पैकेजिंग पैकेजिंग वेस्ट जो हम करते हैं उसमें, उसको रिड्यूस करने के लिए ये इनोवेशन करने का काम करता है। फूड सप्लाई चेन में जो वेस्ट होता है उसको भी कम करने का काम करता है। प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन पे काम करता है। एनर्जी, मेटल और ई वेस्ट के रिसाइकलिंग पे भी ये काम करता है। तो इन सब के लिए ये इनोवेशन, ये नवाचारों का एक
यहाँ पर एक प्रतियोगिता कराई जाती है जिसमें कि इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, और इसके बाद ये हैकाथॉन कराया गया 11 फरवरी 2021 को। अगले सवाल पर चलते हैं। Which state or union territory has partnered to get India's first impact-based flood forecasting system? Impact-based flood यानी कि बाढ़ की पूर्वानुमान के लिए एक सिस्टम बनाई गई, एक प्रणाली बनाई जा रही है। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ये बनाने के लिए भारत का पहला ऐसा बनाने के लिए एक करार किया है? तो आपके ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख या उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, श्री मनोज सिन्हा, उन्होंने ये बताया है, एक करार किया है, उन्हीं के हस्ताक्षर से करार हुआ है। करार किसके साथ हुआ है? तो यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी यूकेएसए के साथ एक करार हुआ है, जिसमें कि अर्थ ऑब्जर्वेशन को यूज किया जाएगा, और अर्थ ऑब्जर्वेशन का यूज करके इंपैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम बनाया जाएगा। इसका फायदा क्या होगा? तो इसका फायदा होगा कि हम घरों को, या फिर अपने जो भी हमारा क्रॉप्स है, या फिर हमारे लाइव स्टॉक्स हैं, जो भी हमारा जान माल है, सबकी हम सुरक्षा कर पाएंगे। इवन हम रोड्स के बारे में भी हम ये निकाल पाएंगे कि बाढ़ आने के कंडीशन में, बाढ़ आने की जब संभावना रहती है या बाढ़ आता है, तो उस समय में हम किस तरह से इन सबको ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें, कम से कम हानि हो, इसके लिए ये हमने एक इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम की लिए हमने एक करार किया है। जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा ये करार किया गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। Which state और यूटी हैज लॉन्च्ड अभ्युदय स्कीम? कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसने कि अभ्युदय स्कीम की शुरुआत की है? तो आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली या बिहार। तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ये अभ्युदय स्कीम है क्या? तो अभ्युदय स्कीम है जिसमें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि यूपीएससी, आईआईटी जेईई या फिर नीट, या फिर और भी बहुत सारी परीक्षाओं के लिए मुफ्त में कोचिंग सुविधा देंगे। मुफ्त कोचिंग सुविधा यहाँ पर अभ्युदय में फ्री कोचिंग स्कीम की शुरुआत की जाएगी। इसमें सभी अधिकारी सब पढ़ाने का काम करेंगे, और इसके लिए 50,000 छात्रों को अभी चुना गया है, और उसके बाद बाकी छात्र जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो ये इकोनॉमिकली जो वीकर लोग हैं उनको पढ़ाने के लिए ये काम किया गया है, ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, या इकोनॉमिकली वीकर लोगों के लिए 50,000 लोगों को शुरुआत में इसमें फ्री कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। तो योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत, यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। इसका जो पहला क्लास है वो 16 फरवरी को शुरू किया जाएगा, जो कि वसंत पंचमी का दिन है। तो 16 फरवरी 2021 को इसका पहला क्लास शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी हम जानते हैं लखनऊ है, जो कि गोमती नदी पर स्थित है, और इसके गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल इसकी गवर्नर है। आनंदीबेन पटेल के पास एक अतिरिक्त प्रभार भी है मध्य प्रदेश का। तो और यहाँ के मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ हैं ही। उत्तर प्रदेश के द्वारा और भी बहुत सारी स्कीम की शुरुआत की गई है, जैसे कि किसान कल्याण योजना, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, या यूपी सहभागिता योजना, वारासात योजना। अभी लैंड होल्डिंग्स के लिए यूपी सरकार ने 16 डिजिट का एक स्कीम निकाला है, जिसमें कि लैंड होल्डिंग्स में जो भी फ्रॉड होता है उसको रोका जाएगा। तो ये बहुत सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लॉन्च की है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार ने भी मुख्यमंत्री विज्ञान पुरस्कार योजना शुरू किया है, जिसमें कि स्कॉलरशिप दिया जाएगा 9वें क्लास के बच्चे को, 9th क्लास के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। आइए अब अगले सवाल पर चलते हैं। ट्रोपेक्स 21 इज द वार गेम इवेंट कंडक्टेड बाय विच विंग ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्स? भारतीय सेना का कौन सा हिस्सा है, कौन सा तंत्र है जो कि ट्रोपेक्स 21 वार गेम का आयोजन कर रहा है? आपके ऑप्शन है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन कोस्ट गार्ड। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना या भारतीय तटरक्षक।
तो इसका सही जवाब है इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना के द्वारा ये करवाया जा रहा है। ये 3 पार्ट में हुआ है। पहला पार्ट हमने देखा था सी विजिल हुआ था। सी विजिल के बाद हमने देखा एमफेक्स हुआ था, एमफेक्स 21, जिसमें कि चारों ही इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड सभी ने मिल करके ये एमफेक्स किया था। सी विजिल में मुख्यतः इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड रहते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी रहते हैं, लेकिन इस बार इंडियन नेवी ने सिर्फ करवाया था। एमफेक्स में ये चारों थे, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड, ये चारों ही मिलकर के एमफेक्स करवाए थे। तो अभी ये ट्रॉपेक्स 21 हो रहा है। ये तीसरा पार्ट है जो कि इंडियन नेवी करवा रही है, ट्रॉपेक्स 21। इसका थीम क्या रखा गया है इस बार का? इस बार का थीम रखा गया है कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव फोर्स। इसका थीम रखा गया कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव फोर्स। अगले सवाल पर चलते हैं। Which of the following committees have recommended for privatization of banks? अभी इस बजट में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि 2 बैंकों का निजीकरण किया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। तो कौन सी ऐसी समिति थी जिन्होंने ये कौन सी ऐसी कमिटी थी जिन्होंने ये रिकमेंड किया था कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जाए? तो आपके पास 3 ऐसे एग्जाम्पल्स है, 3 ऐसे कमेटी के बारे में हमने बताया है और उनमें से आपको ऑप्शंस बताने हैं। पहला है नरसिम्हन कमेटी, दूसरा है इंजेती श्रीनिवास कमेटी और तीसरा है पीजे नायक कमेटी। इसमें से एक से ज्यादा कमेटियों ने निजीकरण के बारे में बताया था। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है। तो नरसिम्हन कमेटी, इंजेती श्रीनिवास कमेटी या पीजे नायक कमेटी, इन तीनों में से कौन से कमेटी ने इसके बारे में बताया था? तो ऑप्शन है आपका 1 ओनली यानी कि सिर्फ नरसिम्हन कमेटी, इंजेती 1 and 2 ओनली यानी कि नरसिम्हन कमेटी और इंजेती श्रीनिवास कमेटी, 1 and 3 ओनली यानी नरसिम्हन कमेटी और पीजे नायक कमेटी, 2 and 3 यानी कि इंजेती श्रीनिवास और पीजे नायक कमेटी। तो सबसे पहले तो हम ये बात जान लें कि नरसिम्हन कमेटी थी क्या। तो नरसिम्हन कमेटी कब आई थी? नरसिम्हन कमेटी 1998 में नरसिम्हन कमेटी बनाई गई थी और ये बैंकों के सुधार के लिए किया गया था। इंजेती श्रीनिवास कमेटी जो है ये 2019 में बनाई गई थी, 2019 में बनाई गई थी। इसने CSR के बारे में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अपना नया एक स्टडी दिया है। और पीजे नायक कमेटी जो है ये 2014 में बनाई गई थी, 2014 में ये कमेटी बनाई गई थी। ये भी बैंकों के सुधार के लिए दिया गया था। तो नरसिम्हन कमेटी और पीजे नायक कमेटी, इन दोनों ने यानी कि ऑप्शन सी 1 and 3, इन दोनों ने ही बैंकों के निजीकरण के बारे में कहा था। नरसिम्हन कमेटी का कहना था कि जितने भी बैंक हैं उनमें से 33% बैंकों का निजीकरण कर दिया जाए और बाकी 67% बैंक जो है उसमें भारत सरकार का अपना स्टेक हो। लेकिन पीजे नायक कमेटी का कहना था कि 50% से ज्यादा के करीब, कम से कम 50% बैंकों का निजीकरण कर दिया जाए। तो इन दोनों कमेटी, 2014 की पीजे नायक कमेटी को मानते हुए भारत सरकार ने कई बैंकों को मर्जर किया है बैंकों का, या फिर उनका निजीकरण करने वाली है। जो नेशनलाइजेशन 1969 में किया गया था, 1969 में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उसको अब वापस से निजीकरण करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें से 2 बैंकों के लिए कहा गया है कि 2 बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। इन 2 बैंकों के नाम अभी तक नहीं बताए गए हैं, लेकिन 2 बैंकों का निजीकरण करने का फैसला फाइनल ले लिया गया है। अगले सवाल पर, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स हैव नो टाइगर्स? कौन सा ऐसा बाघ अभ्यारण्य है, कौन से ऐसे बाघ अभ्यारण्य हैं जिनमें कि बाघ नहीं है? अब ऐसा बाघ अभ्यारण्य जिनमें कि बाघ नहीं है, तो 4 ऐसे नाम यहां पर दिए गए हैं। इनमें से एक से ज्यादा में ऐसा है जिसमें कि बाघ नहीं है। तो आपका ऑप्शन है दंपा टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व, श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व या बक्सा टाइगर रिजर्व। ये चारों ऐसे टाइगर रिजर्व हैं, इनमें से एक से ज्यादा में बाघ है ही नहीं। तो आपके ऑप्शंस हैं 1 and 2 ओनली, 2 and 4 ओनली, 1, 2 and 3 या 1, 2 and 4। तो आपको मैं बता दूं कि दंपा टाइगर रिजर्व जो कि मिजोरम में है, पलामू टाइगर रिजर्व जो कि झारखंड में है, बक्सा टाइगर रिजर्व जो कि वेस्ट बंगाल में है और श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है। तो ये चारों ऐसे टाइगर रिजर्व्स हैं
इनमें से श्रीविल्लीपुतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व को अभी हाल ही में एक 51st टाइगर रिजर्व, 51वां टाइगर रिजर्व भारत का बनाया गया है। ये तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व है, तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व है। तो इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन कर लिया है पिछले वीडियोस में। तो दंपा टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व और बक्सा टाइगर रिजर्व, ऐसे 3 टाइगर रिजर्व्स हैं जिनमें कि बाघ है ही नहीं। तो आपका सही जवाब है 1, 2 एंड 4 यानी ऑप्शन डी। जो हमारी जो रिपोर्ट आई थी 2020 में, जो रिपोर्ट आई थी 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। ग्लोबल टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस। तो 29 जुलाई को जो है एक रिपोर्ट आई थी भारत सरकार के द्वारा, जिसमें कि उस समय में, उस वक्त में 50 टाइगर रिजर्व थे। आज 51वां टाइगर रिजर्व हमने बताया अभी हो गया है। तो उस समय जो 50 टाइगर रिजर्व थे उनमें से ये 3 टाइगर रिजर्व में बाघ थे ही नहीं। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि बाघ टाइगर रिजर्व बनाया गया था लेकिन उनमें बाघ बचे ही नहीं है। अगले सवाल पर चलते हैं। संदेश is an app in news recently. It is a made in India alternative to which famous application? संदेश अभी कुछ ही दिनों पहले समाचारों में दिखा था। तो ये एक किसी भी बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रचलित जो एप्लीकेशन है उसका मेड इन इंडिया अल्टरनेटिव है, यानी कि भारत निर्मित ये एक ऑप्शन है। तो वो कौन सा ऐसा ऐप है जिसका कि भारत निर्मित ऑप्शन है? तो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम। इन चारों में से किनका ये अल्टरनेटिव है? तो सही जवाब है इसका व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का ये अल्टरनेटिव है संदेश। संदेश ऐप जो है वो एनआईसी के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा। ये 2018 से इसके डेवलपमेंट का काम चल रहा है और ये अभी पायलट फेज में है। इसमें बहुत सारे टेस्टिंग किए जा रहे हैं। तो ये शुरुआत में इसे जिम्स के नाम से बताया गया था, गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम, लेकिन बाद में इसका नाम अभी संदेश किया गया है। तो ये जो पूरा एप्लीकेशन है ये अभी फिलहाल एलडैप पे है, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल पे ये काम करता है। इसमें साइन इन का जो काम है वो एलडैप पे किया जाता है। जो भी अभी जो है भारत सरकार के या जो भी राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनके पास .nic.in या .gov.in जैसा ईमेल आईडी है, वही अभी इसको लॉगिन कर सकते हैं। ये एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है और iOS पे भी अवेलेबल है। तो इन दोनों पर ये अवेलेबल है। इसका नया लोगो जो बनाया गया है, इस लोगो में अगर आप देखें तो अशोक चक्र अंदर में बनाया गया है और उसका 3 रंग दिया गया है इसमें, केसरिया, व्हाइट और हरा। केसरिया, उजला और हरा, ये 3 रंग इसमें इस लोगो में दिया गया और अशोक चक्र बीच में लगाया गया है। तो ये संदेश ऐप व्हाट्सएप का एक अल्टरनेटिव बना करके इंडिया में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। व्हाट्सएप अभी काफी चर्चा में था क्योंकि व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करने की बात की थी। व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों ही एक ही कंपनी के हैं, तो फेसबुक के अंदर ही व्हाट्सएप आता है। तो व्हाट्सएप ने कहा था कि वो फेसबुक से अपना लिंक करेगा और डेटा को शेयर करेगा, जिसका कि काफी विरोध हुआ था। और उसके बाद एक ऐप, सिग्नल ऐप काफी डाउनलोड किया गया था और भी कई सारे ऐप डाउनलोड किए थे, जैसे कि टेलीग्राम ऐप का भी डाउनलोड बढ़ गया था। तो भारत की तरफ से संदेश ऐप को दिया गया जो कि व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव बनाया जा रहा है। अगले सवाल पर चलते हैं। हु हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट सीएनजी ट्रैक्टर? भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसने अभी उद्घाटन किया है? ऑप्शन है आपके नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर हर्षवर्धन या पीयूष गोयल। तो नितिन गडकरी साहब ने इसको अभी उद्घाटन किया है। भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर का उद्घाटन किया है। तो इस सीएनजी ट्रैक्टर का फायदा क्या होता है? सबसे पहले तो हम सीएनजी का फायदा जान लें कि सीएनजी जो है वो क्लीनेस्ट ऑफ ऑल फ्यूल कहा जाता है, क्लीनेस्ट ऑफ ऑल फॉसिल फ्यूल कहा जाता है, क्लीनेस्ट ऑफ ऑल फॉसिल फ्यूल। इसका कारण क्या है? क्योंकि इससे जो भी हमारा पेट्रोल या डीजल से जो भी उत्सर्जन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है, जो एमिशन होता है, उससे यहाँ पर 80% कम हो जाता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें। तो इस वजह से ये बहुत ही क्लीनेस्ट फ्यूल माना जाता है। तो कार सब में तो पहले से सीएनजी आते थे, लेकिन अब ट्रैक्टर में पहली बार इसको सीएनजी बनाया गया है। ये एक कंपनी है रोजामैट, उसने ये बनाया है ये चीज, और ये नितिन गडकरी साहब ने इसको
उद्घाटन किया है। तो इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि हम जब पराली जलाते हैं, जो पराली, जो स्टबल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, स्टबल, पराली जलाने से जो धुआं होता है और जो प्रदूषण होता है, इस पराली का उपयोग हम किया जा सकता है बायो सीएनजी बनाने के लिए। बायो सीएनजी बनाने के लिए इस पराली का उपयोग किया जा सकता है। इससे फायदा क्या होगा कि इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी और साथ साथ प्रदूषण भी कम होगा। तो इस वजह से भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर ये शुरुआत, इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, इसरो हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी टू मेक एन इंडिजिनस अल्टरनेटिव टू गूगल मैप। इसरो ने अभी भारत में के लिए बना हुआ एक गूगल मैप का हम प्रयोग करते हैं नेविगेशन के लिए। तो नेविगेशन के अल्टरनेटिव, गूगल मैप का अल्टरनेटिव के लिए इसरो ने एक कंपनी के साथ करार किया है जो कि गूगल मैप की तरह ही एक अपना प्रोडक्ट बनाएगी। तो वह किस कंपनी के साथ वो करार किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं मूव, मैप माई इंडिया, टॉमटॉम या नाविक। तो सही जवाब है मैप माई इंडिया। मैप माई इंडिया एक कंपनी है जिसके की सीईओ हैं रोहन वर्मा इसके सीईओ हैं। तो इन दोनों ने, इसरो और मैप माई इंडिया दोनों ने मिलकर के गूगल ऐप के अल्टरनेटिव के रूप में भारत में निर्मित ये ऐप बनाने की घोषणा की है। और इससे फायदा क्या होगा? रोहन वर्मा जो कि सीईओ है, उनका कहना है कि भारत में जो भी डिस्प्यूटेड एरियाज जो हैं मैप के, उन सबको भारत अपने हिसाब से, अपनी सॉवरेंटी के हिसाब से शो करेगा इसरो। और इसरो, इसका जो पूरा निर्माण होगा वो नाविक के तर्ज पे किया जाएगा, नाविक के साथ मिलकर के। नाविक क्या होता है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। नाविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। तो ये IRNSS का पार्ट है। ये IRNSS क्या है? तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, जिसमें कि एक कॉन्स्टलेशन बनाया गया है सैटेलाइट्स का, और वो हमें हमारा जो जीपीएस सिस्टम है जो हम यूज करते आ रहे हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उसके अल्टरनेटिव के रूप में नाविक को यूज किया गया है। तो इसमें मैप माई इंडिया और इसरो ने मिलकर के और नाविक के साथ मिलकर के ये काम करेगी। मूव जो है वो भी भारत में अभी चलता है, ये ट्रैफिक के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसका यूज भारत में कम होता है। टॉमटॉम जो है ये मुख्यतः चाइना में यूज किया जाता है। हुआवे कंपनी जो है वो गूगल मैप से उसका करार नहीं हो सका, इसीलिए उसने टॉमटॉम का यूज किया है हुआवे ने अपने लॉन्च के लिए। मेनली ये जहां पर भी गूगल मैप नहीं चलता है वहां हुआवे टॉमटॉम का इस्तेमाल करता है। ये भी ट्रैफिक बताने के लिए ही और नेविगेशन के लिए ही यूज किया जाने वाला ऐप है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी लैम्प को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।